हाय गाइस, दिस इज श्वेता राणा। वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर क्लास। आई होप सो कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आई हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ जस्ट स्टार्ट ही किया था, जिसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स ही आप लोगों से डिस्कस किए थे, जिसे मैं आपको आज रिकॉल करा देती हूँ। फिर आज की वीडियो में या आज के लेक्चर में हम उससे आगे का जो प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है। सेकेंडरी ग्रोथ मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा डाइकोट प्लांट में होगी, कभी भी मोनोकोट प्लांट में नहीं होगी। क्यों? इसका रीज़न मैंने बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट प्लांट में इसलिए होती है क्योंकि डाइकोट प्लांट में जो वैस्कुलर बंडल होता है उनमें कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है, लेकिन मोनोकोट प्लांट में जो बंडल होता है, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, उनमें कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिस वजह से जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो मोनोकोट प्लांट्स में जो होती है एब्सेंट होती है, लेकिन डाइकोट प्लांट्स में जो है प्रेजेंट होती है। अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट के किन किन पार्ट्स में होती है डाइकोट प्लांट के, और वो कैसे कैसे होती है, और प्लांट में किन किन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिस वजह से प्लांट के पार्ट्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब बेसिकली प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ प्लांट के उस स्टेज में होती है जब प्लांट में सीड का जर्मिनेशन जस्ट स्टार्ट ही होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लांट की जो अर्ली स्टेज होती है जर्मिनेशन की या डेवलपमेंट की, तो उस टाइम पर जो ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ। अब दूसरी लैंग्वेज में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि प्लांट के जब रूट और स्टेम की लेंथ में बढ़ोतरी होती है, प्लांट में जब रूट और स्टेम की लंबाई में बढ़ोतरी होती है या उसकी लेंथ बढ़ती है, तो उस टाइप की ग्रोथ को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अब प्लांट के रूट और स्टेम की जब मोटाई बढ़ती है या उसकी गर्थ में इंक्रीजमेंट होता है, तो उस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ क्योंकि अलग अलग ग्रोथ हैं, तो अलग अलग ही जो टिश्यूज़ हैं या जो सेल्स हैं वो इस टाइप की ग्रोथ में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में हमेशा मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं पार्टिसिपेट करेंगी, और मैं आप लोगों को पहले के लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो ऐसी सेल्स होती हैं जो सेल में लगातार डिवीज़न करती रहती हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो ऐसी सेल्स होती हैं जो प्लांट में लगातार डिवीज़न करती रहती हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर्स का या अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, कॉर्ड कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो मोटाई में भी क्या करता है, अपनी ग्रोथ करता है, तो उसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने वाले हर टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैस्कुलर कैम्बियम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट में वैस्कुलर कैम्बियम होता क्या है। तो देखिए बच्चों, जब मैंने डाइकोट प्लांट्स के बारे में आप लोगों को बताया था या उसके वैस्कुलर बंडल के बारे में आप लोगों को बताया था, तो बताया था कि वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दो टाइप के टिश्यूज़ जो हैं प्रेजेंट होते हैं। अब जो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक मेरिस्टेमेटिक लेयर के द्वारा क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक लेयर के द्वारा डिवाइड होते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपके एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे ये हमने किसी भी प्लांट का, क्योंकि हम यहाँ पे डाइकोट प्लांट की बात कर रहे हैं और सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर स्टेम के वैस्कुलर बंडल का एग्जांपल लेकर चलती हूँ। मान लीजिए मैंने किसी स्टेम का कोई वैस्कुलर बंडल उठा लिया है और मैंने बताया था कि जो हमेशा फ्लोएम होता है वो अपर साइड पर प्रेजेंट होता है और जो जाइलम होता है वो हमेशा लोअर साइड पर प्रेजेंट होता है इनसाइड दी डाइकोट प्लांट। अब मैंने बताया है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो होता क्या है। वैस्कुलर कैम्बियम एक टाइप की मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है जो फ्लोएम और जाइलम को क्या करती है, डिवाइड करती है, या हम ऐसे कह सकते हैं जो फ्लोएम और जाइलम को क्या करती है, कट करती है। तो इसी लेयर को क्या बोलते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम। इसी लेयर को क्या बोलते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम। दिस लेयर इज नोन एज
वैस्कुलर कैम्बियम। अब हम बात करेंगे कि वैस्कुलर कैम्बियम जो है सेकेंडरी ग्रोथ में किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है। तो ये दो फॉर्म में जो है प्लांट में पार्टिसिपेट करेगी सेकेंडरी ग्रोथ में। जो वैस्कुलर कैम्बियम होती है सबसे पहले कैम्बियम रिंग में कन्वर्ट हो जाती है और बाद में जो कैम्बियम रिंग बन जाती है किसके अंदर, इनसाइड दी प्लांट या इनसाइड दी स्टेम या इनसाइड दी रूट। बाद में यही कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कैम्बियम रिंग के कन्वर्ट होने के बाद ये कैम्बियम रिंग एक्टिव हो जाती है और फर्दर स्ट्रक्चर्स का जो है फॉर्मेशन करती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम कैसे कन्वर्ट होती है एक कैम्बियम रिंग में, एक कैम्बियम रिंग में। तो सबसे पहला पार्ट इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। देखिए, जब किसी प्लांट के स्टेम में या किसी प्लांट के रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे मैं स्टेम के ही बारे में डिस्कस करूँगी। जब किसी प्लांट के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो उसकी अर्ली स्टेज में जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो फंक्शन करता है किसकी तरह, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की तरह। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की तरह आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये जो आपको वैस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है ये डाइकोट प्लांट के स्टेम का वैस्कुलर बंडल है। कौन सा, अर्ली स्टेज का। अर्ली स्टेज का मतलब है कि प्लांट में जस्ट सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट ही हुई है, तो उस कंडीशन में जाइलम और फ्लोएम के बीच जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कुछ टाइम के बाद जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो यही इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है इसकी कुछ सेल्स होती हैं मेडुलरी सेल्स। इसकी कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेडुलरी सेल्स। ये सेल्स क्या होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह फंक्शन करने लगती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह जब ये फंक्शन करने लगेंगी तो हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फंक्शन या जो उसका काम है हम जानते हैं क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जहाँ भी प्रेजेंट होगी, प्लांट के जिस भी पार्ट में प्रेजेंट होगी उस पार्ट में वो सेल्स क्या करेंगी, लगातार डिवीज़न करेंगी और सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जब मेडुलरी सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो ये सेल्स लगातार डिवीज़न करना शुरू कर देती हैं और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती हैं बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की, या नॉर्मल लैंग्वेज में आपको यदि ये टर्म यूज़ ना याद रहे तो आप सिंपल भी बोल सकते हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम की जो मेडुलरी सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरफ वर्क करने लगती हैं, फंक्शन करने लगती हैं और यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स रेगुलर डिवीज़न के बाद एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती है और इसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग, दो टर्म है आपके पास, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दोनों में डिफरेंस ये है कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है ये अर्ली स्टेज ऑफ स्टेम की बात कर रहे हैं, अर्ली स्टेज ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये फॉर्मेशन रिंग होती है किसकी, जब प्लांट के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो ये आपस में क्या होता है, जॉइंट होना शुरू हो जाता है अपने आप ही, नेचुरल प्रोसेस है। जब प्लांट के स्टेम में क्या होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये अपने आप ही जुड़ना शुरू हो जाती हैं और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग। अब ये रिंग क्या करती है, प्लांट के स्टेम में एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होने के बाद क्या करेगी, जो प्राइमरी जाइलम है उसे सेकेंडरी जाइलम में कन्वर्ट कर देगी, जो प्राइमरी फ्लोएम है उसे सेकेंडरी फ्लोएम में कन्वर्ट कर देगी और मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन कर देगी, मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन करेगी। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम रिंग। वैस्कुलर कैम्बियम रिंग का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो वो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम जो एक्टिवेशन है वो कैसे करती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो कैम्बियम रिंग है वो एक्टिव हो जाती है, सबसे पहले क्या करती है, एक्टिव होने के बाद जो कैम्बियम रिंग की जो सेल्स होती हैं दीज आर नोन एज पैरेन्काइमा सेल्स। जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो लगातार डिवीज़न करती रहती हैं इनसाइड द कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग के एक्टिव होने के बाद जो कैम्बियम रिंग की जो सेल्स होती हैं जिन्हें पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं वो लगातार डिवीज़न करती रहती हैं, जिससे फॉर्मेशन हो जाता है इनर सेल का और आउटर साइड का। मतलब आउटर साइड भी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ न्यू सेल्स का, और इनर साइड में भी कुछ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि नई सेल्स होती हैं। अब जो आउटर साइड सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं सेकेंडरी फ्लोएम में, और जो इनर साइड सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं सेकेंडरी जाइलम में। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, मैं
मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग जो होती है उसका 3 फंक्शन होता है। एक तो वो सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है, एक सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करती है और एक सेकेंडरी मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो चुका था इनसाइड दी वेस्कुलर कैम्बियम, इनसाइड दी स्टेम ऑफ प्लांट, तो वो एक्टिव होने के बाद उसकी जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवीज़न करती रहती हैं, जिससे वेस्कुलर बंडल में अपर साइड पर भी या आउटर साइड पर भी बहुत सारी नई सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इनर साइड पर भी बहुत सारी नई सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। आउटर साइड की जो सेल्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं सेकेंडरी फ्लोएम में और इनर साइड की जो सेल्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं सेकेंडरी जाइलम में। अब सेकेंडरी जाइलम की जो क्वांटिटी होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोएम वो ज़्यादा होती है, एज़ कम्पेयर टू फ्लोएम वो ज़्यादा होती है स्टेम के वेस्कुलर बंडल में, जिस वजह से जो सेकेंडरी जाइलम है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है सेकेंडरी फ्लोएम से। अब आगे देखिए, जो सेकेंडरी जाइलम की जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवीज़न करती रहती हैं। सेकेंडरी फ्लोएम की जो सेल्स हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, डिवाइड नहीं होती हैं, लेकिन जो सेकेंडरी जाइलम की जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवीज़न करती हैं और डिवीज़न करने के बाद एक सघन क्षेत्र का फॉर्मेशन हो जाता है इनसाइड दी वेस्कुलर बंडल ऑफ स्टेम में। अगेन रिपीट करती हूँ, सेकेंडरी जाइलम की जो सेल्स होती हैं वो तो लगातार डिवीज़न करती रहती हैं, लेकिन जो सेकेंडरी फ्लोएम की सेल्स होती हैं वो अपने डिवीज़न को स्टॉप कर देती हैं। जब जाइलम में लगातार डिवीज़न होता रहेगा तो एक जो एरिया है वो ऐसा आता है किसके अंदर, वेस्कुलर बंडल के अंदर, कि बहुत सारी सेकेंडरी जाइलम सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्षेत्र का फॉर्मेशन हो जाता है, या इसे हम कह सकते हैं एक बहुत ही कॉम्पैक्ट मास का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये सारे की सारी किसकी सेल्स होती हैं, सेकेंडरी जाइलम की। देखिए बच्चों, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, जब कैम्बियम जो है एक्टिव हो जाती है तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सेकेंडरी जाइलम का, सेकेंडरी फ्लोएम का एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेस का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सेकेंडरी जाइलम का, सेकेंडरी फ्लोएम का, सेकेंडरी मेडुलरी रेस का। फिर मैंने उसमें आगे बताया था आपको कि कुछ प्लांट्स में जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आगे जाके सेकेंडरी मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन कर देती हैं। अब उसके आगे हम बात करते हैं कि जब सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसके बाद और कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो उसके बाद आता है हमारा कॉर्क कैम्बियम, जिसे आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं फैलोजन। क्या बोलते हैं इसको, फैलोजन। अब कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन स्टेम के अंदर कैसे होता है, तो होता क्या है, जो जब स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, या हम ऐसे कह सकते हैं जब स्टेम में सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो कैम्बियम रिंग की लगातार एक्टिविटी के बाद जो आउटर कोर्टेक्स की लेयर होती है और जो एपिडर्मिस लेयर होती है, आउटर कोर्टेक्स की लेयर, एपिडर्मिस लेयर जो होती है स्टेम के स्ट्रक्चर में, जब हमने एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम करा था तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उस रीजन को हम क्या बोलते थे, कोर्टेक्स बोलते थे। तो हम उसी के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जब कैम्बियम रिंग जो है लगातार एक्टिव होती रहती है या जो सेल्स है लगातार डिवीज़न करती रहती है, तो एक टाइम ऐसा आता है इस टाइम के अंदर कि जो उसकी एपिडर्मिस लेयर होती है और जो उसकी कोर्टेक्स वाली लेयर होती है वो क्या करती है, वो टूट जाती है, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, जिस वजह से दोबारा से नई लेयर्स के फॉर्मेशन के लिए किसकी, कोर्टेक्स और एपिडर्मिस की नई लेयर की फॉर्मेशन के लिए जो स्टेम के अंदर की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। कुछ नई मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, जो टूटी हुई एपिडर्मल लेयर और कोर्टेक्स लेयर को क्या करती हैं, रिपेयर करती हैं और फॉर्मेशन करती हैं किसका, फैलोजन का। और फॉर्मेशन करती है फैलोजन का कौन से रीजन में, हम किसकी बात कर रहे हैं, कोर्टेक्स की बात कर रहे हैं। तो कॉर्क कैम्बियम का भी कहाँ फॉर्मेशन होगा, कोर्टेक्स के अंदर होगा, कोर्टेक्स के अंदर होगा। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि जब लगातार कैम्बियम रिंग की जो सेल्स है वो एक्टिव होकर डिवीज़न करती रहती हैं तो एपिडर्मिस लेयर और कोर्टेक्स लेयर जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो उनको रिपेयर करने के लिए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इस टाइम में नई एपिडर्मिस लेयर और कोर्टेक्स की नई लेयर का फॉर्मेशन करने के लिए जो कुछ नई मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो नए टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं और फॉर्मेशन कर देती हैं इस टाइम के अंदर किसका, कॉर्क कैम्बियम का या फैलोजन का।
अब क्या होता है, जब स्टेम में फेलोजन का फॉर्मेशन हो जाता है या कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये दो टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन कर देती हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं ये दो प्रकार की सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, जिसमें से जो आउटर सेल है वो कहलाती है फैलम। जो आउटर सेल है वो कहलाती है फैलम। दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉर्क। दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉर्क। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि जब कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है तो यही कोर कैम्बियम फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाती है आउटर लेयर में और इनर लेयर में, या आप ऐसे कह सकते हैं जो इसकी सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं आउटर सेल्स में और इनर सेल्स में। जो आउटर सेल्स होती है वो फॉर्मेशन करती है फैलम लेयर का या कॉर्क लेयर का, और जो इनर सेल्स होती हैं वो फॉर्मेशन करती हैं किसका, फॉर्मेशन करती हैं किसका, फैलोडर्म का, फैलोडर्म का। ठीक है, तो यहाँ पे आकर हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाता है, पहले कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है और कोर कैम्बियम डिफ्रेंशिएट हो जाती है किसमें, कॉर्क यानी कि फैलम में, और किसमें, फैलोडर्म में। फैलोडर्म जो लेयर होती है वो सेकेंडरी कोर्टेक्स भी कहलाती है। फैलोडर्म लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कोर्टेक्स भी कहते हैं। और हमें क्या बनाना था, यही तो बनाना था, जो हमारी एपिडर्मिस जो लेयर थी, जो ये हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर है फैलम जो है जिसे हम कह रहे हैं, इसे हम सेकेंडरी, इसे हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी एपिडर्मिस भी, क्योंकि यहाँ पे जब लगातार कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी के बाद जो आउटर कोर्टेक्स लेयर थी और जो एपिडर्मिस लेयर थी, जब वो डैमेज हो गई थी, जब वो ब्रेकडाउन हो गई थी, तो हमें दोबारा से क्या बनानी थी, नई लेयर्स का फॉर्मेशन करना था। तो इसके लिए ही जो हमारे फैलोजन या कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ था उससे क्या बनता था, सेकेंडरी एपिडर्मिस एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स। सेकेंडरी एपिडर्मिस ऑल्सो नोन एज फैलम एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स इज ऑल्सो नोन एज फैलोडर्म। अब हम बात करेंगे कि जो कॉर्क है या जो फैलोडर्म है ये किस तरीके से आगे जाके फिर अपनी एक्टिविटी करते हैं जिससे स्टेम की जो है मोटाई में ग्रोथ हो जाती है। देखिए बच्चों, जब प्लांट्स के अंदर कोर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो कोर्क फैलम होती है, जो कोर्क कैम्बियम थी जो डिफ्रेंशिएट हो गई थी आउटर लेयर में और इनर लेयर में, तो उसकी जो आउटर लेयर होती है, जो कोर्क होती है, वो क्या करती है, वो वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। डैट मीन्स जो कोर्क लेयर होती है उसमें जो वाटर है वो एंट्री नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके लेयर पे एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज सुबेरिन सब्सटेंस। दिस इज नोन एज सुबेरिन सब्सटेंस। अब ये सुबेरिन सब्सटेंस क्या होता है, ये सुबेरिन सब्सटेंस होता है वो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, वो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वैक्सी कंडीशन होती है यदि किसी लेयर के ऊपर, तो ये वाटर लॉस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, जिस वजह से इस लेयर के अंदर क्या है, वाटर एंट्री नहीं कर पाता। इसके अलावा ये क्या फंक्शन करता है, ये पैथोजन से या इंसेक्ट से क्या करता है, प्लांट के स्टेम को प्रोटेक्ट करता है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि जब कोर्क कैम्बियम से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कॉर्क का और फैलोडर्म का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें से जो कॉर्क वाली लेयर होती है या जो फैलम वाली लेयर होती है वो वाटर एंट्री करने के लिए इम्परमेबल होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। क्यों? क्योंकि जो उसके ऊपर, उसकी लेयर के ऊपर एक सुबेरिन नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, जो वाटर को क्या करता है, लेयर के अंदर नहीं जाने देता। या हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टेम के अंदर जो इस लेयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे वो बाहर नहीं जाने देता है। क्यों? क्योंकि ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। इसके अलावा ये स्टेम को क्या करता है, पैथोजन से या इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी कोर्टेक्स है, जो फैलोडर्म लेयर थी, जो इनर लेयर थी, उसकी जो सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस नेचर की होती हैं। अब हम बात करते हैं जो कोर्क कैम्बियम है वो सेकेंडरी ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है। जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प इस तरीके से करता है, कोर्क कैम्बियम की जो लगातार है सेल्स जो है वो डिवाइड होती रहेंगी। डिवाइड होने की वजह से जो सेकेंडरी कोर्टेक्स हमारा बना था या जो सेकेंडरी एपिडर्मिस हमारी लेयर जो बनी थी वो क्या करती है, उन पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिस वजह से वो क्या होती हैं, वो लेयर डेड हो जाती हैं, वो लेयर प्लांट के स्टेम के अंदर मर जाती हैं और मरकर उस प्लांट से अलग हो जाती हैं। और प्लांट का वो एरिया जहाँ से ये आउटर सेकेंडरी कोर्टेक्स और सेकेंडरी एपिडर्मिस की लेयर जो है हट जाती हैं, अलग हो जाती हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है बार्क में, किसमें, छाल में। जैसे आप स्टेम के ऊपर जो ब्राउन जो एरिया देखते हैं जिसे छाल कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन तब होता है जब कोर्क कैम्बियम की सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती हैं, तो डिवीज़न के बाद
उसकी सेकेंडरी आउटर कोर्टेक्स पर और एपिडर्मिस लेयर पे इतना प्रेशर पड़ता है कि वो लेयर की जो सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं, जिस वजह से वो लेयर्स क्या होती हैं प्लांट से अलग हो जाती हैं। और अलग होने के बाद प्लांट के स्टेम के उस आउटर एरिया पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बार्क का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं बार्क की। जो ये बार्क होता है ये प्लांट में दो कंडीशन में पाया जाता है, एक होता है अर्ली और एक होता है लेट। अर्ली को आप सॉफ्ट बार्क भी कह सकते हैं और लेट को आप हार्ड बार्क भी कह सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब प्लांट के अंदर बार्क का फॉर्मेशन हो जाता है तो जब बार्क को हम दो टाइप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अर्ली बार्क और लेट बार्क। जो अर्ली बार्क होती है वो प्लांट की अर्ली स्टेज में जो है अर्ली स्टेज में डेवलप होती है और जो लेट बार्क होती है वो प्लांट की लेट स्टेज में डेवलप होती है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, जो अर्ली बार्क होती है या जो सॉफ्ट बार्क होती है वो प्लांट की अर्ली स्टेज में डेवलपमेंट करती है और जो लेट बार्क होती है या हार्ड बार्क जो होती है वो प्लांट के लेट स्टेज में जो है डेवलप होती है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फैलोजन की जो आउटर सेल होती है वो फॉर्मेशन करती है किसका, कॉर्क का फॉर्मेशन करती है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो आउटर सेल होती है वो कॉर्क का फॉर्मेशन ना करके किसका फॉर्मेशन करती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं कभी कभी क्या करती हैं, एपिडर्मिस लेयर्स पे जाके फट जाती हैं, एपिडर्मिस लेयर्स पे जाके फट जाती हैं, जिससे एक लेंस शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। लेंस शेप स्ट्रक्चर का आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये किसी भी प्लांट के स्टेम की क्या है, एपिडर्मिस लेयर है। एपिडर्मिस लेयर है। अब मैंने क्या बताया था कि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्क की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, कॉर्क की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में इस कॉर्क की लेयर का फॉर्मेशन ना होकर जो एपिडर्मिस है वो फट जाती हैं, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो एपिडर्मिस पे जाकर फट जाती हैं और कुछ लेंस लाइक स्ट्रक्चर का इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो ये जो लेंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें बोलते हैं लेंटिकल्स, इन्हें बोलते हैं लेंटिकल्स या वातरंध्र। लेंटिकल्स जो होते हैं वो प्लांट में आउटर एटमॉस्फेयर और इंटरनल टिश्यू ऑफ स्टेम के बीच गैसेस एक्सचेंज का क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि जिन प्लांट्स में लेंटिकल्स जो है प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बाह्य वातावरण और स्टेम के इंटरनल टिश्यू के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इस तरीके से जो हमारा कोर कैम्बियम है वो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। मेन फंक्शन कोर कैम्बियम का क्या होता है, मेन फंक्शन कोर कैम्बियम का होता है कि यदि किसी प्लांट के अंदर कोर्टेक्स वाला रीजन और एपिडर्मिस वाला जो रीजन है वो क्या होता है, डैमेज हो जाए या किसी वजह से ब्रेकडाउन लेयर्स हो जाएं, तो उस कंडीशन में ये सेकेंडरी कोर्टेक्स का, दिस इज नोन एज क्या, कॉर्क, और किसका फॉर्मेशन कर देता है, सेकेंडरी एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन कुछ कंडीशन में जो जब ये कॉर्क में जो है डिफ्रेंशिएट होता है तो जो कॉर्क में डिफ्रेंशिएट ना होकर पैरेन्काइमा सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है और ये पैरेन्काइमा सेल्स जो है एपिडर्मिस पर जाकर फट जाती हैं और जिस जगह पे जाकर ये फटती हैं वहाँ पर कुछ लेंस शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। दीज आर नोन एज लेंटिकल्स एंड ये जो लेंटिकल्स होते हैं वो उन प्लांट के स्टेम के इंटरनल टिश्यू के बीच और किसके बीच, बाहरी वातावरण के बीच या आउटर एटमॉस्फेयर के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। सो गाइस इस तरीके से किसी भी प्लांट के स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है। एक बार मैं जल्दी से रिकॉल करा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में, वैस्कुलर कैम्बियम रिंग के बारे में। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था वैस्कुलर बंडल के बीच जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो एक मेरिस्टेमेटिक लेयर के द्वारा क्या होते हैं, कट होते हैं। उस लेयर को हमने वहाँ पे नाम दे दिया था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग की जो मेडुलरी रेस की जो कुछ सेल्स थी वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह फंक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर रही थी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग का, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग का। फिर मैंने आगे आप लोगों को बताया कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग होती है वो लगातार एक्टिविटी करती रहती है या लगातार डिवाइड करती रहती है, जिससे किसका फॉर्मेशन हो गया था, सेकेंडरी जाइलम का, सेकेंडरी फ्लोएम का एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेस का। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा कि जब वैस्कुलर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है या स्टेम के अंदर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन हो जाता है तो बाद में उसमें
एपिडर्मिस और कोर्टेक्स रीजन का भी फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्क कैम्बियम। जो कॉर्क कैम्बियम था वो 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, कॉर्क में और फेलोडर्म में। फेलोडर्म इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं फेलोडर्म को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस भी बोलते हैं, और कॉर्क को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कोर्टेक्स भी बोलते हैं। तो जब इन चीज़ों का फॉर्मेशन हो जाता है तो प्लांट की जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है स्टेम के अंदर, या हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टेम की जो मोटाई है उसमें धीरे धीरे क्या है, साइज़ में इंक्रीजमेंट हो जाता है। सो गाइस, इस तरीके से स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट होती है। इसी तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है रूट के अंदर, सेकेंडरी ग्रोथ रूट के अंदर पाई जाती है। लेकिन बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ इनसाइड द डाइकोट स्टेम में ही पुटअप होगा, रूट में बहुत रेयरली आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इसलिए रूट के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करती हूँ, उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे। डिस्कस करती हूँ। देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ रूट में क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि जैसे डाइकोट स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ में जो सेकेंडरी जाइलम था, सेकेंडरी फ्लोएम था और सेकेंडरी मेडुलरी रेस था, उसका जो फॉर्मेशन हो रहा था किससे हो रहा था, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग से हो रहा था। लेकिन कॉर्क और कैम्बियम का फॉर्मेशन किससे हो रहा था, एक्स्ट्रा सेलुलर कैम्बियम रिंग से। एक्स्ट्रा सेलुलर कैम्बियम रिंग बोले तो कोर्टेक्स और एपिडर्मिस वाली लेयर से हो रहा था। लेकिन रूट में ये केस नहीं होता है। रूट में सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेस का जो फॉर्मेशन होता है वो कंजक्टिव टिश्यूज़ के द्वारा होता है। कंजक्टिव टिश्यूज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि एक टाइप के ऐसे टिश्यूज़ होते हैं या ऐसी सेल्स होती हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच प्रेजेंट होती हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच जो पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यूज़। तो उनसे किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी जाइलम का, सेकेंडरी फ्लोएम का एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेस का। और कॉर्क और कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, पेरिसाइकिल से होता है। जो पेरिसाइकिल की सेल्स होती हैं, इस तरीके से यदि कोई वैस्कुलर बंडल है किसके अंदर, रूट के अंदर, तो जो पेरिसाइकिल की सेल्स होती हैं उससे किसका फॉर्मेशन होगा, कॉर्क का और कैम्बियम का, कॉर्क का, कैम्बियम का। तो गाइस, इस तरीके से एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के सब पार्ट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट को भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि मेरे लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कुछ टाइप की जो वुड होती हैं, जो लकड़ी होती हैं, वो प्लांट में प्रेजेंट होती हैं। अब मैं यहाँ डिस्कस करूँगी उन लकड़ियों के बारे में या उन वुड के बारे में जो प्लांट में प्रेजेंट होंगी। अभी जो वुड होती हैं वो प्लांट में हम 2 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो सीज़न के आधार पर और एक लोकेशन के आधार पर। सीज़न के आधार पर जो वुड होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, स्प्रिंग वुड और आपकी ऑटम वुड। होता क्या है, कुछ प्लांट्स में जो कैम्बियम होता है वो उनकी जो एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल होती है कुछ फिजियोलॉजिकल एंड कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा, कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा। तो होता क्या है, प्लांट्स में जब स्प्रिंग का मौसम आता है, जब स्प्रिंग का सीज़न आता है, तो उस टाइम पर जो कैम्बियम होता है वो रेगुलरली डिवाइड होता है, जिस वजह से जाइलम का जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होता है इन स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न में जाइलम का फॉर्मेशन जो है ज़्यादा होता है, लेकिन विंटर सीज़न में जाइलम का जो फॉर्मेशन है वो कम होता है, जिस वजह से स्प्रिंग सीज़न में जो वुड बनती है उसको स्प्रिंग वुड कहते हैं और विंटर सीज़न में जो वुड बनती है उसको क्या बोलते हैं, ऑटम वुड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है जाइलम की जो क्वांटिटी होती है वो किस में ज़्यादा होती है, स्प्रिंग वुड में ज़्यादा होती है, जिस वजह से स्प्रिंग वुड का जो वेसल्स होते हैं, जाइलम जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसमें बताया था कि जाइलम कुछ इस तरीके से उसमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। हम क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, स्टेम की बात कर रहे हैं। तो इस टाइम में जो स्प्रिंग वुड हो चाहे विंटर वुड हो उसमें हम डिफ्रेंशिएट देखते हैं जाइलम के बेस पर। जब जाइलम का जो फॉर्मेशन है वो स्प्रिंग वुड में ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में ज़्यादा जाइलम का फॉर्मेशन होने की वजह से जो वेसल्स की जो थिकनेस होती है या जो वेसल्स की जो जो कैविटी होती है वो बहुत ज़्यादा वाइड होती है एज़ कम्पेयर टू ऑटम वुड, क्योंकि ऑटम वुड में जाइलम का फॉर्मेशन कम होता है तो जो थिकनेस है वो भी कम होती है, वेसल्स की जो थिकनेस है या जो मोटाई है
वो भी कम होती है, कैविटी जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग वुड। अब हम लोकेशन के आधार पर यदि हम वुड के बारे में बात करें तो लोकेशन के आधार पर जो वुड की हम स्टडी करते हैं वो हम रूट्स में करते हैं। जैसे कि बहुत पुराने जो ट्रीज़ होते हैं, जो ओल्ड टाइप के ट्रीज़ होते हैं, उनमें जो वुड होते हैं, स्टेम में की बात करेंगे तो हम सेंट्रल पोर्शन पे वुड की बात करेंगे, और रूट में हम बात करेंगे तो पेरिफेरल पोर्शन में वुड की बात करेंगे। अब स्टेम का कुछ ओल्ड प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं उनका जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो डार्क कलर का दिखाई देता है। कुछ ओल्ड ट्रीज़ के स्टेम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो डार्क कलर का दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि उनमें डिपोजिशन हो जाता है कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, लाइक दैट लैनिन, रेजिन, कुछ ऑयल का, कुछ गम का। इस टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेम के सेंट्रल पोर्शन पर या सेंट्रल वुड पर आकर क्या होते हैं, कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जिस वजह से ये जो सब्सटेंस जब कलेक्ट होते हैं तो उस एरिया की जो वुड है, सेंट्रल पोर्शन की जो वुड होती है, सपोज डैट ये हमारा कोई स्टेम है, हमने इसे दो पार्ट्स में जो है क्लासिफाई कर दिया, इसका सेंट्रल पोर्शन, इसका पेरिफेरल पोर्शन। जो पेरिफेरल पोर्शन है वो रूट को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेंट्रल पोर्शन है वो स्टेम को रिप्रेजेंट करेगा। अब होता क्या है, कुछ ओल्ड प्लांट्स में जो स्टेम का सेंट्रल पोर्शन होता है वो कैसा हो जाता है, डार्क कलर का दिखाई देता है। डार्क कलर का दिखाई देता है क्यों? क्योंकि इसमें जो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लाइक दैट लैनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, ये क्या होते हैं, आकर जमने शुरू हो जाते हैं, कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से ये सेंट्रल पोर्शन की जो वुड है उसको क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। तो इस टाइम की जो सेंट्रल पोर्शन की वुड है वो क्या कहलाती है, हार्ड वुड कहलाती है। और ये जो वुड होती है वो इस टाइम में स्टेम को प्रोटेक्ट करती है इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स से। और इसके अलावा ये स्टेम के अंदर प्रेजेंट है तो ये वुड स्टेम को क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसकी कंपेयर में जो पेरिफेरल साइड में जो वुड होती है, यानी कि रूट में जो वुड होती है, उसका जो एरिया होता है वो लाइट कलर का होता है, हल्के रंग का होता है। और उसकी जो सेल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं, जो फंक्शन करती हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। यानी कि क्योंकि ये रूट्स में प्रेजेंट है सेल्स, तो रूट का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वही फंक्शन यहाँ पर ये वुड करती है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और किससे ट्रांसफ़र कर देती है, लीव्स में ट्रांसफ़र कर देती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को नई देखने को मिल रही होगी, एनुअल रिंग। एनुअल रिंग, जब हम किसी प्लांट के सीज़न के बेस पर वुड की बात करते हैं तो जो स्प्रिंग वुड होती है या जो ऑटम वुड होती है वो प्लांट के अंदर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होती हैं। इसे ही क्या बोलते हैं हम, एनुअल रिंग। जो एनुअल रिंग होती हैं उसके बेस पर हम किसी भी प्लांट की आयु के बारे में जो है पता लगा सकते हैं। किसी भी ट्री की या किसी भी प्लांट की एज के बारे में हम पता किसकी सहायता से लगाते हैं, एनुअल रिंग की सहायता से लगाते हैं। और एनुअल रिंग्स किसकी वुड में प्रेजेंट होंगी, स्प्रिंग वुड में और ऑटम वुड में। सो गाइस, इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट वुड्स थी। वैसे तो इनसे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है, यदि क्वेश्चन पुटअप होगा तो किससे होगा, एनुअल रिंग से होगा। एनुअल रिंग से आपसे पूछा जा सकता है कि एनुअल रिंग कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ऑटम वुड या स्प्रिंग वुड में प्रेजेंट होंगी। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, स्टेम में प्रेजेंट होती हैं। और इससे हम क्या पता कर सकते हैं, प्लांट की एज के बारे में पता कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लेक्चर हैं उसमें यदि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।